गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अब्दुल हक, असिस्टेंट प्रोफेसर MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, हम लगातार कंपनी अधिनियम 2013 दी कंपनी एक्ट 2013 के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में उसी श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि जो शेष बची हुई कंपनी अधिनियम जो 13 की मुख्य विशेषता या युगांतकारी प्रावधान या ऐतिहासिक प्रावधान लैंडमार्क प्रोविज़न के बारे में अध्ययन करेंगे और जो शेष बची हुई विशेषता है उनका अध्ययन कर इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे जो 15वीं जो मुख्य विशेषता है कंपनी अधिनियम 2013 की वो है ई अभिशासन, ई गवर्नेंस। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें ये बताया गया है इस नए अधिनियम में ई अभिशासन की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को व्यवहार में लाने हेतु प्रावधान किया गया है। अतः अब प्रलेखों यानी डॉक्यूमेंट्स या प्रपत्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कौन सा माध्यम होगा, मीडियम कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइल किया जा सकता है या रखा जा सकता है तथा इसी माध्यम से इनके निरीक्षण की व्यवस्था यानी देखरेख की व्यवस्था भी की जा सकती है। अब कंपनी तथा सदस्य रजिस्ट्रार के पास कई परिपत्र एवं प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइल कर सकते हैं। साथ ही इसमें ये भी जोड़ा गया है कि रजिस्ट्रार भी कंपनी तथा उसके सदस्यों को कोई भी प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये इसमें जोड़ा गया है। ओके, साथ ही ई प्रबंध प्रशासन, ई मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि ये अधिनियम कंपनी की योग को ई प्रबंध प्रशासन, ठीक है, ई मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान भी करता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी के संचालक मंडल की सभाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य किसी ऑडियो विजुअल साधन से भागीदार कर सकते हैं। इसके अलावा किसी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग या वर्गों की कंपनियों में के सदस्यों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी संकल्प पर मतदान कर सकते हैं। ये भी इसमें जोड़ा गया है, मतदान कर सकते हैं किसके माध्यम से, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग या वर्गों की कंपनियों के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी संकल्प पर मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कंपनी अपने सदस्यों को तथा सदस्य कंपनी को कोई भी प्रलेखना पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये इसमें जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ई गवर्नमेंट, ई मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन एंड ई गवर्नेंस, the act makes provision for e-management administration of many activities includes the following. The directors may participate in board meetings through video conferencing or other audio-visual means. Next, the members of certain classes of companies that may be prescribed by the central government may vote on resolution by इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें डॉक्यूमेंट्स और नोटिस में बी सर्व बाय कंपनीज टू बी मेंबर्स एंड वाइस वर्सा बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। ओके, नेक्स्ट है इसमें वर्क कार्रवाई यानी क्लास एक्शन सूट। इसमें क्या होता है कि इसमें ये भी प्रावधान जोड़ा गया है कि कोई भी या निर्धारित संख्या में कंपनी के सदस्य, ऋणदाता अथवा निक्षेपकर्ता अथवा कोई भी समूह वर्ग कंपनी के विरोध वर्ग कार्रवाई का वाद प्रस्तुत यानी क्लास एक्शन सूट प्रस्तुत कर सकता है यदि कंपनी के कार्यकलापों का प्रबंध इनके अथवा कंपनी के हितों के प्रतिकूल संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बात यह है कि
कब किया जाएगा? यदि कंपनी के कार्यकलापों का प्रबंध इनके अथवा कंपनी के हितों के प्रतिकूल संचालित किया जा रहा हो, तब ये कार्रवाई होगी, अन्यथा नहीं। क्लास सेक्शन 16 तक न्यू एक्ट प्रोविजंस दैट any or any specified members, creditors or depositors or any class of them may file a class action suit if the management or control of the affairs of the company is being conducted against them or against the interest of the company। अगेंस्ट है किसके? इंटरेस्ट के। अगर उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तब जाके ये कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है समापन की दशा में कर्मचारी के अधिकार। तो इसके अंतर्गत राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि कंपनी के समापन की दशा में, यानी कंपनी की क्या हो गई? समापन यानी समाप्त होने की दशा में कंपनी के कर्मचारियों के 2 वर्षों तक के बकाया पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा। इसके अलावा कर्मचारी को अपने बकाया वेतन को वसूलने के लिए सुरक्षित ऋणदाताओं के अधिकार पर भी वरीयता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। द एक्ट आल्सो मेक्स लायबल टू कंपनीज टू पे 2 years salary on winding up of operations. Moreover, the worker have been granted a right to supersede the right of secured creditors. नेक्स्ट है इसमें विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट। इसके अंतर्गत विशेष कोर्ट का प्रावधान भी किया गया है। अपराधी की शीघ्र सुनवाई को सुनिश्चित करने, अपराधों की शीघ्र सुनवाई को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान भी किया गया है। ओके, तो ये भी इसमें जोड़ा गया है स्पेशल कोर्ट के बारे में भी। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडली ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट। फिर है आंतरिक अंकेक्षण की अनिवार्यता, मैंडेटरी इंटरनल ऑडिट। इस पे ये भी किया गया है कि इस अधिनियम द्वारा निर्धारित वर्ग या वर्गों को की कंपनियों के लिए आंतरिक अंकेक्षण को भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी कंपनियों द्वारा आंतरिक अंकेक्षण के रूप में किसी चार्टर अकाउंटेंट अथवा कॉस्ट अकाउंटेंट अथवा कंपनी के संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किसी पेशेवर व्यक्ति की जा सकती है। ओके, तो ये भी इसमें ध्यान रखने वाली है बात। क्या है इसमें, क्या जोड़ा गया है? आंतरिक अंकेक्षण की अनिवार्यता। द एक्ट मैंडेट्स द इंटरनल ऑडिट ऑफ function and activities be conducted in the prescribed class or classes of companies by the internal auditors of company. The internal auditors shall be either CA या cost accountant or such other professional as may be decided by board of directors. नेक्स्ट है अंकेक्षण की चक्रानुक्रम। इसमें क्या होता है? चक्रानुक्रम में रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। इसमें इस बात को जोड़ा गया है कि अंकेक्षकों को यानी ऑडिटर्स के प्रत्येक 5 वर्षों के बाद चक्रानुक्रम की व्यवस्था की जाएगी। अब कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति के अंकेक्षक के रूप में निरंतर 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं कर सकती। वापिस देखिए, इसमें इस अधिनियम द्वारा अंकेक्षकों के लिए प्रत्येक 5 वर्षों के बाद चक्रानुक्रम यानी रोटेशन की व्यवस्था की जाएगी। अब कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को अंकेक्षक यानी ऑडिटर के रूप में निरंतर लगातार 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं कर सकती। तो ये इसमें जोड़ा गया है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एवरी 5 years।
ओके। नेक्स्ट है वार्षिक साधारण सभा पर प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ एजीएम। इसमें भी जोड़ा गया है कि एजीएम यानी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। अब इसमें ये मीटिंग है, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को अपनी प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा पर एक प्रतिवेदन तैयार करना पड़ेगा। कंपनी के प्रतिवेदन सभा के संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होगा। तो ये भी इसमें है। The Act also provides that every listed company shall prepare a report on each annual general meeting AGM and file it with the registrar within 30 days of the conclusion of the AGM with fees। सेकेंड लास्ट है इसमें गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय। हमारे देश में गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व भी मौजूद थे, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस कार्यकालय द्वारा जो ये कार्यालय है, इस कार्यालय द्वारा ऑफिस है, किसी मामले की जांच प्रारंभ कर देने के बाद उस मामले में किसी भी अन्य एजेंसी को हस्तक्षेप करने नहीं दिया जा सकता। ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है, तो ये इसमें जोड़ा गया है। The Act gives statutory recognition to the Serious Fraud Investigation Office. It empowered the central government to assign investigation into affairs of a company to the SFIO। लास्ट इसमें है अधिकरण या अपीलीय अधिकरण। ये भी इसमें जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि ट्रिब्यूनल एपलेट ट्रिब्यूनल, ये भी इसमें इसका मतलब ये है कि The Act also provide the establishment of National Company Law Tribunal NCLT and National Company Law Appellate Tribunal। इस अधिनियम में राष्ट्रीय कंपनी विधान अधिकरण तथा राष्ट्रीय कंपनी विधान अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये दोनों ही संस्था कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के प्रशासन में सहयोग करने के उद्देश्य से स्थापित की गई। क्या उद्देश्य है? अधिकरण या अपीलीय अधिकरण, ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का उद्देश्य क्या है? ये दोनों संस्थाएं कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के प्रशासन में सहयोग करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। तो यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। कंपनी अधिनियम 2013, द कंपनी एक्ट 2013 की जो मुख्य लैंडमार्क प्रोविज़न, युगांतकारी या ऐतिहासिक प्रावधान थे, समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। थैंक यू।